नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना रीनल सिस्टम का पार्ट 4 डिस्कस। तो आओ वन बाय वन अपना हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द विच ऑफ द विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ पेशेंट सब्जेक्टिव टू किडनी ट्रांसप्लांट हैज टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। कि हमारा पेशेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट का है, मतलब कि उसको पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट हुई, तो हम सडनली फिजिशियन को क्या इन्फॉर्म करेंगे? सीरम पोटेशियम लेवल हमारा जो 4.2 हो गया है तो वो इन्फॉर्म करेंगे, या सीरम सोडियम लेवल वो हमारा 135 से लगा 137 हो चुका है, या यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आर होगा तो ये इन्फॉर्म करेंगे, या टेम्परेचर हमारा 99 फ़ारेनहाइट होगा तो हम ये इन्फॉर्म करेंगे। तो सीरम पोटेशियम लेवल होता है हमारा नॉर्मल होता है 3.5 से लगाकर 5.1, तो ये तो हमारी नॉर्मल रेंज में है, तो इसको तो हमें इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सीरम सोडियम लेवल है 137, जो नॉर्मल लेवल होता है हमारा सोडियम होता है 135 से लगा के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये भी हमारा नॉर्मल है। टेम्परेचर टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट, तो ये भी हमारा नॉर्मल है। लेकिन इसमें अब नॉर्मल क्या है जो हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, तो इसमें हम यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। हमारा पेशेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट का है, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उस टाइम क्या है, तो पेशेंट को 100 ml पर आवर तो पेशेंट का यूरिन आना चाहिए। अगर जो 100 ml पर आवर यूरिन नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पेशेंट का 20 ml पर आवर आ रहा है यूरिन, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी किडनी जो उसको ट्रांसप्लांट हुई तो वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन हो चुकी है, तो ये चीज़ हमें फिजिशियन को अपन इन्फॉर्म करनी है। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन द केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट द पेशेंट सीरम क्रिएटिनिन लेवल 3.1, मतलब सीरम क्रिएटिनिन हमारा बढ़ चुका है। सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल हमारा होता है 0.7 से लगाकर 1.4, तो यह है 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट एंड प्रायोरिटी एक्शन, तो हमें कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिन हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया जाएगा। और इसमें है रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग द नोटिफाई द सर्जन, कि जो रिकॉर्ड है मैं उसको पेश सर्जन को मैं नोटिफाई करना पड़ेगा। चेक द इंटरवीनस इन्फ्यूजन, कि हम पेशेंट का इंटरवीनस इन्फ्यूजन है वो चेक करेंगे कहीं वो चल रहा है नहीं चल रहा। इंक्रीज ओरल इंटेक, उसको हम ओरल इंटेक को हम उसको बढ़ा देंगे। या असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो हमारा जो पेशेंट है किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद हमारा पोस्ट ऑपरेटिव में आ गया है, तो हम उसका में किडनी ट्रांसप्लांट हुई तो मेन हमारा फोकस रहेगा यूरिन पर। और इसका जो किडनी लेवल 3.1 है, 3.1 है तो उसका बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किडनी में हमारी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसका क्या है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, हमारी किडनी डिसफंक्शन होगी तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ हमारा डी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हुआ बी, असेस द डिग्री यूरिन आउटपुट। असेस द डिग्री यूरिन आउटपुट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 थ्री डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक द डिटरमेंट वेट एवर द ट्रांसप्लांट किडनी इज वर्किंग, की जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है पेशेंट को वह किडनी हमारी अच्छे से वर्क कर दी है नहीं कर दी है, तो उसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या कौन सा टेस्ट हमारा नॉर्मल है? WBC सेल काउंट हम देखेंगे, या सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, या रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे 24 आवर यूरिन आउटपुट। क्वेश्चन जो एम्स के लेवल होता है वो पूछा, उसमें एक लाइन को एक कुछ एक वर्ड ने पूरे एमसीक्यू को घुमा दिया। इसने लिख दिया एक वर्ड इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे तो सारा WBC काउंट भी करते हैं जब रीनल ट्रांसप्लांट होता है, सीरम क्रिएटिनिन भी करते हैं, रीनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, 24 यूनिट आउटपुट जाएगा भी चेक करते हैं। इसने लेकिन पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन हमारा थोड़ा चेंज होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। WBC भी हम चेक करते हैं क्योंकि WBC में क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह होता है तो WBC भी चेक करते हैं, रीनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, वो यूरिन आउटपुट उसका अर्ली करते हैं। लेकिन इसने पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा हम चेक करेंगे सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। होपली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स डेवलप नर्सिंग केयर प्लान फॉर द क्लाइंट डायग्नोज विद
and stage renal disease, which nursing problem would be have priority the client? कि जो नर्स है वो एक क्या बना रही है, नर्स एनसीबी बना रही है, नर्सिंग डायग्नोस बना रही है, तो उसमें नर्सिंग जो केयर प्लान बना रही है तो उसमें सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस क्या करेगी, लो सेल्फ स्टीम होगा तो सारी चीज, लेकिन सबसे ने पूछा प्रायोरिटी कि प्रायोरिटी क्या होगी, लो सेल्फ स्टीम, नॉलेज डेफिसिट, नॉलेज डेफिसिट एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। पेशेंट हमारा क्या है एंड स्टेज रिनल डिजीज का, एंड स्टेज रिनल में क्या है कि किडनी हमारी काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, जो फ्लूइड वगैरह इलेक्ट्रोलाइट वो सारी हमारी बॉडी में पड़े हैं, तो उसमें सबसे पहला डायग्नोस बनाऊंगी एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, तो उसका जो आंसर होगा हमारा होगा बी। बाकी तीनों भी होते हैं, लेकिन इसने पूछा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हम देंगे किडनी हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रही, सारा फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो उसका जो सबसे पहला प्रायोरिटी वाला डायग्नोस बनेगा वो बनेगा हमारा एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू एंड स्टेज रिनल डिजीज। ठीक है, जो भी होगा एज एविडेंस्ड बाय द इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है, तो उसका जो आंसर हमारा फोर्थ वाले का वो होगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, होपली आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग डाटा will give more accurate information regarding and stage renal disease client fluid status? कौन सा डाटा वो है जो हमारा रीनल फेलियर का जो पेशेंट है वो एक्यूरेट बताएगा? डेली वेट चेकिंग इफ द क्लाइंट, कि हम उस पेशेंट का डेली वेट करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, इसकी बोवल मूवमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो इसने पूछा है हमारा एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट है, और मोस्ट एक्यूरेट क्या बताएगा, पेशेंट हमारा किडनी का है, किडनी में क्या चलता है, इनटेक आउटपुट करते हैं। ठीक है, वेट तो बढ़ेगा ऐसे में क्योंकि इसमें यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसमें पेशेंट का क्या है, वजन तो गिर हो जाए, लेकिन इसने पूछा मोस्ट एक्यूरेट हमारा होगा इनटेक आउटपुट चार्ट, तो इसका आंसर हमारा होगा इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कन्फ्यूजन वाले की, बंदा दो चीज में उलझ जाए, तो उसमें देखा कोई या वेट भी हम देख सकते हैं, इनटेक आउटपुट भी करते हैं, लेकिन इसने पूछ लिया कि मोस्ट एक्यूरेट, तो मोस्ट एक्यूरेट हमारा होगा इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम 6 डिस्कस करते हैं। इन पेशेंट इन इन पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, पेशेंट हमारा एक्यूट रीनल फेलियर का हाइपरटोनिक ग्लूकोज ग्लूकोज इंसुलिन इंफ्यूजन एंड सोडियम बायोकार्बोनेट कैन बी यूज टू ट्रीट, कि हम क्या दे रहे हैं, करेक्शन दे रहे हैं, करेक्शन हाइपोटोनिक हम ग्लूकोज दे रहे हैं। हाइपोटोनिक ग्लूकोज हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा डीएनएस होता है, D25 होता है, और हमारा क्या होता है D50 होता है। ठीक है, ईटीसी, मतलब जो हमारे हाइपरटोनिक, जो मतलब जिसकी ऑस्मोलरिटी हमारी नॉर्मल लेवल से हमारी ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरटोनिक हम उसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, और साथ में क्या दे रहे हैं, इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं, एंड सोडा बायोकार्बोनेट दे रहे हैं। सोडा बायोकार्ब जो हमारा क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसमें, तो उसमें हम सोडा बायोकार्ब देते हैं, तो उसमें क्या है, पेशेंट हमारा किडनी वाला है, पेशेंट पहले रीनल फेलियर का है, तो मेटाबॉलिक करेक्शन के लिए हम कहते हैं सोडा बायोकार्ब देते हैं। कैन बी यूज ट्रीट, तो किसके ट्रीटमेंट के लिए हमें चीज दे रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया, कि हाइपरनेट्रीमिया को ठीक करने के लिए दे रहे हैं हम, हाइपोकैलीमिया के लिए ठीक करने दे रहे हैं, हाइपर कैलीमिया देने को ठीक करने के लिए दे रही है, हाइपर कैल्सीमिया। तो जो ये तीनों चीज है हम देते हैं हाइपर कैलीमिया को करेक्शन ठीक करने के लिए। ये क्या होता है, हाइपोटोनिक ग्लूकोज, जैसे हमारा D50 होगा या हमारा D25 होगा, इसमें क्या करते हैं हम, इंसुलिन इंसुलिन आर देते हैं। इंसुलिन आर हमारा क्या होता है, हम उसको आईवी भी दे सकते हैं और हम सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्शन के लिए इनका क्या काम होता है, जो हमारा पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या करें, सेल में पहुंचा देंगे, मतलब कि जो हमारा सेल से बाहर जो हम ब्लड लेवल में हम चेक जो करते हैं, हम पोटेशियम लेवल हम सैंपल लेके क्या करते हैं, ब्लड का लेते हैं हम, तो हमें जो आयन का पता लगता है ब्लड से पता लगता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइपरकैलीमिया हो रखा है उसका क्या नाम, उसको करेक्शन करने के लिए इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाते हैं, और जो सोडा बाइकार्ब भी हमारा क्या करता है, कि पोटेशियम को कम करने का काम करता है, और साथ साथ में मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है उसको करेक्ट करता है। तो उसमें क्या करता है, हाइपोटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, पोटेशियम के लेवल को कम कर देता है, पोटेशियम पहुंच जाता है हमारा सेल में हमारा वो चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, द चाइल्ड विद एक्यूट glomerulonephritis is under treatment in what the nurse should look for following the indicator for acute renal failure?
कि कौन सा पेशेंट जो है हमारा बच्चा है वो गैलोनेफ्राइटिस का है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, वो वार्ड में है, तो कौन सा इंडिकेशन बताएगा कि पेशेंट हमारा एक्यूट रीनल फेलियर का है। पेशेंट को पोलियूरिया हो गया है, या ओलिगोयूरिया है, या हेमोचूरिया है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया है जब ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ जाए, यूरिन में ग्लूकोज आ जाए, ठीक है। हेमोचूरिया जब हमारा ब्लड जो हमारा है यूरिन में आ जाए, ठीक है। ओलिगोयूरिया जब हमारा यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाए 24 आवर में, होता है हमारा ओलिगोयूरिया। पोलीयूरिया इसमें कि यूरिन आउटपुट हमारा क्या है बहुत ज्यादा हो जाए, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है इसमें हमारे पोलीयूरिया में। तो उसने पूछा कि एक्यूरिनल फेलियर का, एक्यूरिनल फेलियर में क्या होता है, क्या उसमें यूरिन आउटपुट कम होता है, यूरिन आउटपुट क्या कम हो रहा है हमारा ओलिगोयूरिया में। तो जो ओलिगोयूरिया स्टेज है अगर जो पेशेंट को हो रहा तो समझ लेना कि हमारा पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हमारा हुआ वो होगा हमारा सी, मैं सॉरी बी आंसर, ओलिगोयूरिया, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो हमारा करेक्ट हुआ वो है हमारा ओलिगोयूरिया। तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ड्यूरिंग डाययूरेटिक फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर क्लाइंट मस्ट बी असेस्ड फॉर द साइन और डेवलप। कि जो हमारा पेशेंट रीनल फेलियर का है उसमें एक डाययूरेटिक फेज होती है। इसमें डाययूरेटिक फेज में क्या होता है कि जब वो हमारे नेफ्रॉन जो हमारे डैमेज हुए रहते हैं ना, जब जो हमारे नेफ्रॉन डैमेज हुए रहते हैं, तो में नेफ्रॉन क्या है जब वो धीरे धीरे में ठीक होना शुरू होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है जब वो अपने स्लो स्लोली ठीक होंगे तो उसमें क्या है कि उस टाइम पे 4 से 5 लीटर यूरिन आ सकता है। तो जब 4 से 5 लीटर हमारा यूरिन जाएगा 24 आवर में बाहर, तो क्या पेशेंट हमारा हाइपोवोलियम में भी इसमें जा सकता है, पेशेंट हाइपोवोलियम में भी जा सकता है। तो पेशेंट हमारा क्या होगा, पेशेंट हाइपोवोलियम रीनल फेलियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया इसमें, या हमारा होगा हाइपर कैलीमिया। तो उसका आंसर जो है हमने पढ़ा कि वो पेशेंट का यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है, या आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट क्या हमारा डायबिटिक फेज में हाइपोवोलिमिया उसको पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। तो उसका हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ए कैगुलेट एनीमा, ए कैगुलेट एनीमा इज ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट हु हैज एक्यूट रीनल फेलियर। हमारा पेशेंट है रीनल फेलियर का, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैगुलेट एनीमा। जो हमारे पेशेंट रीनल फेलियर का है, एक्यूट रीनल फेलियर का है, तो उसमें रीनल फेलियर में क्या सारे आयन हमारे क्या होता है बड़े होते हैं ना, मैक्सिमम मैक्सिमम, जैसे पोटेशियम हमारा इंक्रीज होता है, पोटेशियम हमारा इंक्रीज होता है, हाइपर कैलीमिया होता है इसमें। तो मेरे लिए हम जो कैलकुलेट एनीमा देते हैं वो करते हैं हाइपर कैलीमिया के करेक्शन के लिए, टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर स्पेस। तो कैलकुलेट एनीमा क्या करता है, वो फ्लूइड को हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकाल देगा, तो उसका आंसर ये तो होगा नहीं। टू एक्सचेंज पोटेशियम आयन एंड फ्रॉम सोडियम आयन, ये हमारा टू रिड्यूस एब्डोमिनल प्रेशर की एब्डोमिनल प्रेशर को कम कर देगा, तो ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा। टू इंट्रोड्यूस पोटेशियम पोटेशियम द बावल, तो इसमें क्या करेगा जो पेशेंट इसमें कैलकुलेटर में क्या करेगा, जो बावल में पोटेशियम को इंट्रोड्यूस कर देगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, उसको हाइपर कैलिम हो रहा जाएगा। हाइपर कैलिम हमें उसको क्या करना, हाइपर कैलिम को तो और कम करना। आप इसमें क्या है हाइपर कैलिम को उसमें और बढ़ा रहा, तो ये तो और कंडीशन को हमारी खराब कर देगा। तो उसका जो मेन आंसर हुआ, तो क्या करते जब हम कैलकुलेट एनिमा देते हैं क्या करते, जो हमारा पोटेशियम आयन होता है वो तो जाता है हमारा सेल में, ठीक है। और जो हमारा सोडियम आयन होता है वो आता है हमारा सेल के बाहर। तो उसे सोडियम जो हमारा हाइपर कैलीमिया की स्टेज है वो हमारी क्या होती है, करेक्ट हो जाती है, हाइपर कैलीमिया की स्टेज वो सही हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर जो उसका हमारा आंसर बना क्वेश्चन नंबर 9 का, वो बना का हमारा बी, एक्सचेंज ऑफ आयन एंड सोडियम आयन। जो पोटेशियम हमारा वो अंदर जाएगा और सोडियम है वो हमारा बाहर आएगा, तो उसको हाइपरकेलेमिया के स्टेज को वो सही करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, विच ऑफ टेक्निक यूज टू सेपरेशन कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल आयन यूजिंग द सेल फोन एंड एंड कोलिडियम, विस्कोसिटी, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, डायलिसिस। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारे हाइपर कैलियम मतलब कि जो भी हमारे आयन वगैरह बढ़ रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बॉडी से रिमूव किया जाता है। डायलिसिस भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस। एक होता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल में क्या था, पेरिटोनियल कैविटी में क्या था, फ्लूइड डालते हैं। फ्लूइड वो क्या करता है, जितने भी हमारा हाइपर मतलब जो भी हमारे आयन वगैरह बढ़ रहे हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह हो वो सारा उसको रिमूव कर लगे, या नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो हमारा क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद उसको हमें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम पेरिटोनियल वाला भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो जो उसका जो है कोलेटिकल पार्टिकल रिमूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। विस्कोसिटी बोलते हैं हम कि गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब कि इसकी कितनी विस्कोसिटी है। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस में क्या होता है? ओस्मोसिस में जो हमारा होता है, एक सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन होती है, सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जहाँ से वाटर वाटर का मूवमेंट होता है, जहाँ हमारा लेस वाटर होता है, लेस वाटर होता है, और जहाँ हमारा मोर वाटर है, मोर वाटर से हम लेस वाटर की ओर उतर जाता है, सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन की ओर, कि हमारा जो पानी है, वाटर H2O है, वो मूव करेगा, मूव करेगा, मूव मोर वाटर टू मोर मोर वाटर टू लेस वाटर, जहाँ हमारा पानी कम होगा उसकी तरफ आएगा हमारा, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? सॉरी, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें मोलिकुल जो होते हैं, मोलिकुल जो होता है वो हमारा क्या है, हाइयर से हाइयर की, हाइयर से लोअर की ओर चलते हैं, हाइयर से हमारा लोअर को चलते हैं मोलिकुल्स। जैसे कि हमने किसी रूम में परफ्यूम मार दिया, परफ्यूम हमने क्या मारा, एक साइड में, एक कूड़े में मार दिया, जैसे कि है ना, एक एक जगह मार दिया एक साइड में, तो परफ्यूम धीरे 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 वो सारा धीरे धीरे क्या होगा, कमरे में फैलना चल जाएगा। तो ये क्या मतलब कि हायर, मतलब यहाँ पर तो हायर है, हायर से वो लोअर लोअर की तरफ जाएगा, तो उसका इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। तो ये परफ्यूम वाला मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का होगा वो हमारा होगा डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी करेक्ट बाय डायलिसिस, कि हम डायलिसिस जो करते हैं उसमें क्या सही नहीं कर सकते? हाइपर कैलीमिया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हाइपरनेट्रीमिया, एलिवेट क्रिएटिनिन। जो डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हाइपर कीलीमिया, तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालते हैं। हाइपर कैलीमिया में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया तो किडनी उसमें डायलिसिस चलते हैं उसमें निकल जाते हैं। हाइपर नाइट्रोजन, जो सोडियम हमारा लेवल बढ़ाएगा उसको भी निकालता है। एलिवेट किडनी, जो हमारा किडनी है उसको भी कम करता है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन, लेकिन क्या है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन को सही नहीं करता। जो हीमोग्लोबिन होता है किडनी फंक्शन को सही नहीं करता, लेकिन डायलिसिस क्या करता है, डायलिसिस क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को तो ये बाहर निकाल सकता है। हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ा सकता है? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, यो जो हमारी क्या नाम है, कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स होते हैं, रीनल कोर्टेक्स में भी, रीनल जो कोर्टेक्स होती है, रीनल कोर्टेक्स, इसमें भी परिट्यूबुलर, परिट्यूबुलर ट्यूबुलर जो सेल होती है वो इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करती है। तो ये हमारा किडनी का फंक्शन होगा। इसने कहा डायलिसिस, किडनी अगर जो हमारी अच्छे से काम करे, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करे, तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें किडनी काम थोड़ी करी, इसमें कहा कि डायलिसिस कर रहा है पेशेंट का, तो डायलिसिस में हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हुआ, इसने पूछा कैन नोट, कैन नोट का मतलब इसका आंसर हुआ बी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो क्वेश्चन हुआ, ए प्रोसेस क्लीनिंग ऑफ द ब्लड एक्यूमुलेशन वेस्ट प्रोडक्ट इन द पेशेंट विद रीनल फेलियर इज नो एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेफ्रोक्टोमी, हेमोडायलिसिस, ट्रांसफ्यूजन। तो जो हमारा क्या है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट रीनल फेलियर, जो हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रखा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या है, जो हमारे भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या है, बाहर निकाल देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, इसमें प्रेशर देते हैं, प्रेशर देते हैं। जैसे कि प्रेशर जो है वो हम वाटर पे प्रेशर देंगे, वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, मूव करेगा, मूव नीचे की तरफ करेगा। जो भी वाटर, जो भी हमारे स्मॉल पार्टिकल है वो तो स्मॉल पार्टिकल तो हमारे क्या है वो निकल जाएंगे, जो भी लार्ज पार्टिकल है वो प्रेशर के साथ वो हमारे अपर रह जाएंगे, ठीक है। नेफ्रोटक्टमी, नेफ्रोटक्टमी क्या होता है, जब हमारी किडनी की रिमूवल कर ले। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन है किसी चीज को ट्रांसफ्यूज करना, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना या कोई फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना, ठीक है दोस्तों, या कोई सेल्स वगैरह जिक्र FFP ट्रांसफ्यूजन करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के स्टेज को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 डिस्कस करते हैं। होपली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर जो कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर जो आप यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम आईडी भारत मेडिकल नर्सिंग, तो वहाँ भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, द पर्पज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू, कि पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या पर्पज होता है, री स्टेबल किडनी फंक्शन, की किडनी के फंक्शन को सही कर देगी,
या क्लियर, क्लियर द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्लियर कर देगी, ठीक है। या हमारी प्रोवाइड द फ्लूइड एंड फॉर इंटरसेलुलर स्पेस, या उसको फ्लूइड को पेरिटोनियल स्पेस को प्रोवाइड कर देगी। या हमारे क्या, रिमूव द टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक सबस्टेंस, या हमारे पेरिटोनियल डायलिसिस क्या कर देगा, जो हमारा टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगी। तो क्या काम करेगी, तो उसमें जो आंसर होगा, मतलब सर ये स्टेबल किडनी फंक्शन, डायलिसिस हमें पहले भी कहा था कि किडनी के फंक्शन में कोई काम नहीं करेगी, ये क्या काम करती है डायलिसिस, मान ली कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल दे, तो उसका आंसर हमारा होगा डी। इसमें आंसर देगा रीस्टेबल किडनी फंक्शन, रीस्टेबल तो नहीं करता डायलिसिस किडनी को, ठीक है। ठीक है, क्लियर द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के भी क्लियर, मेनली हम यूज पर्पज तो उसका है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, क्लियर करने का नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है हमारा वो होगा डी, कि हमारे रिमूव टॉक्सिन को रिमूव करता है, और मेटाबॉलिक जो वेस्ट है हमारा, जैसे हमारा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा होता है उसको, यूरिया लेवल जो बढ़ता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस इन द विच द वाटर मूव अंडर हाई प्रेशर टू एरिया लोअर प्रेशर। तो ये हमने अभी पढ़ा कि इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि जब वाटर है हाई प्रेशर के साथ वो क्या करेगा, हाई प्रेशर टू वो लोअर प्रेशर जाएगा, ठीक है, वाटर क्या मूव करेगा हाई प्रेशर में लोअर साइड, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फेस, उसमें से मैंने पढ़ा कि इसमें वाटर सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे जहाँ पर लो वाटर होगा उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन जो हमारा क्या है, जो हमारा मोलिक्यूल है वो हाइयर से लोअर मोलिक्यूल की साइड जाएगा। परफ्यूजन जो हमारा परफ्यूज उसको बोलते हैं, बाई चांस जैसे कोई ऑर्गन परफ्यूज होगा या किसी ऑर्गन से कोई जैसे ब्लड ब्लड वगैरह निकल रहा है, परफ्यूजन, उसको हम परफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो क्वेश्चन रहने वाला है इसको ये क्वेश्चन है, ए नर्स टीचिंग अ न्यू हिमोडायलिसिस क्लाइंट, पेशेंट के पास का है एक हमारा न्यू पेशेंट आ हिमोडायलिसिस का, हिमोडायलिसिस इज द सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट एंड स्टेज रिनल डिजीज एंड स्टेज रिनल डिजीज बिकॉज इट, कि एक पेशेंट हमारा क्या है उसको हमें टीचिंग दे रहे हैं हिमोडायलिसिस की रिगार्डिंग है, तो उसको हम क्या बताएंगे आपके डायलिसिस के बाद क्या सही होगा, कि इसके रीनल फंक्शन सही हो जाएंगे, रीस्टोर इंडोक्राइन फंक्शन की एंडोक्राइसिस के जो फंक्शन सही हो जाएंगे, रीस्टोर रीनल एबिलिटी, इंप्रूव इम्यूनिटी फंक्शन। तो उसमें क्या हुआ, हीमोडायलिसिस पेशेंट का हुआ, हीमोडायलिसिस हमें बोलना कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला गया है, और उसकी थोड़ी सी क्या होता है यूरिन एबिलिटी को हम उसमें डायलिसिस में क्या होता है उसकी थोड़ी इंप्रूव होती है, थोड़ी सी है ना, ज्यादा नहीं कि पूरा यूरिन आएगा। एंड स्टेज का है पेशेंट हमारा, क्या है एंड स्टेज रीनल डिजीज का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, रीनल फंक्शन को तो सही नहीं करने का हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डायलिसिस, ठीक है। रिस्टोर रीनल एंडोक्राइन फंक्शन, ये हमारा रिस्टोर नहीं करने का एंडोक्राइन फंक्शन को, ठीक है, बिल्कुल भी। इम्प्रूव इम्यूनिटी फंक्शन की एकदम इम्यूनिटी के हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं करता, ठीक है। और ना ही क्या करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट को मैं बैलेंस करता हूँ। तो इसमें क्या था, रिस्टोर यूनिफॉर्मिलिटी, इसमें क्या होता है जब हमारा डायलिसिस मोडालिसिस होता है तो जो है इसमें थोड़ी यूरिन की एबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब यूरिन करने की यूरिन आउटपुट की थोड़ी एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है डायलिसिस करने के बाद, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ए वुमेन हैज हैड बीन ओटीसी, ओटीसी, ठीक है। ओटीसी, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर एंटा एसिड फॉर रिलीफ गैस्ट्रिक अपसेट। पेशेंट को हमारे का गैस्ट्रिक अपसेट हो चुका है तो उसमें क्या दे रही है हमारा एंटासिड दे रही है। ई सी इज एन ओरल रीनल, सी इज ऑन रीनल डायलिसिस 3 टाइम अ वीक। वो क्या है पेशेंट जो हमारी है वो है ना क्या नाम, रीनल डायलिसिस ले रही है, कितना मतलब कि वीक में 3 बार ले रही है, ठीक है। और साथ में क्या दे रही है, एंटासिड भी खा रही है गैस्ट्रिक अपसेट के लिए। तो द नर्स केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट कंडीशन। तो नर्स क्या केयरफुली मॉनिटर करेगी, उसको हाइपो मैग्नीशियम हो जाएगा या हाइपर कैलीमिया हो जाएगा या हाइपर मैग्नीशियम हो जाएगा या हाइपोनेट्रीमिया होगा। जो हमारा एंटासिड होता है, एंटासिड होता है, तो इसमें क्या होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो हमारा डायलिसिस होता है, डायलिसिस हिमोडायलिसिस होता है, ठीक है, एंटासिड, इसमें क्या है वो पेशेंट हमारे का डायलिसिस का है, डायलिसिस का हो रहा है। तो डायलिसिस में जो हम डाइल्यूट यूज करते हैं वो होता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, वो होता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4, Mg क्लोराइड, सॉरी MgCl2, ठीक है। तो वो क्या करता है मैग्नीशियम जो हमारा क्लोराइड होता है
इसमें जो होता है, तो अगर उस डायलिसिस हो रहा, ऊपर से वो क्या करे, एंटासिड भी दे रही, तो पेशेंट को क्या होने की संभावना जी, मैग्नीशियम हमारा बढ़ता जा रहा है, तो पेशेंट को क्या होता है, मैग्नीशियम, हाइपर मैग्नीशियम हो जाएगा, हाइपर मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि एंटासिड में क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम यूज होता है। वो प्लस जो हमारा डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस में कितना, डायलिसिस में बहुत ज्यादा हो रहा है, रीनल डायलिसिस, मतलब कि 3 टाइम हो रहा, मतलब ये 7 दिन में उसको 3 बार हो रहा, तो मैग्नीशियम उसका वहां भी बढ़ रहा है, साथ में एंटासिड के साथ बढ़ रहा है, तो पेशेंट को क्या आ जाएगा, हाइपर मैग्नीशियम में से पेशेंट को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका आंसर हुआ हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है हमारा, विच ड्रग इज यूज टू इनटू हीमोडायलिसिस इज प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। जो हम कौन सी वह मेडिकेशन है कि हम हीमोडायलिसिस में यूज करते हैं किसी लिए ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए। एस्पिरिन, एस्पिरिन होती है हमारी एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट। हिपेरिन और हिपेरिन वार्फिन तुम्हारी एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट। और जो हमारा पुरोटामिन, पुरोटामिन होता है हमारा एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन, पुरोटामिन सल्फेट। ठीक है, तो इसे ना पूछे हीमोडायलिसिस, वारफरीन हमारे होते हैं टैबलेट फॉर्म में, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में उसको एंटीकोगुलेंट हम खाते हैं। और हिपेरिन, हिपेरिन हम करते हैं हीमोडायलिसिस में यूज। क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि पेशेंट को क्या है, ब्लड क्लॉट ना हो जाए कहीं, है ब्लड क्लॉट होगा तो क्या पेशेंट को एकदम हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो हम वो कौन सी मेडिसिन करते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन हम एग्जाम में से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोडायलिसिस में हम ऐसी कौन सी दवा यूज करते हैं, तो होते हैं हमारी हिपेरिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका 17 क्वेश्चन हमारा पास सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विद होल्ड इन द हीमोडायलिसिस। जब हमारे पेशेंट हीमोडायलिसिस का चल रहा है, तो हमें कौन सी दवाई हमें उसको विद होल्ड करनी है, इंसुलिन करनी है, या उसको कैल्शियम प्रिपरेशन करनी है, डिजोक्सिन करनी है, या एंटी हाइपरटेंशन करनी है। जब मेनली जो पेशेंट हमारा क्या है, डायलिसिस पे चल रहा है, डायलिसिस में क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होता है। डायलिसिस में पेशेंट को क्या है, हाइपो टेंशन में जाता है, पेशेंट हमारा हाइपो टेंशन में जाता है। तो जब हाइपोटेंशन में जाएगा पेशेंट, इसमें क्या है, हाइपोटेंशन बीपी हमारा कम हो जाएगा, और ऊपर से आप उसको एंटी हाइपोटेंसिव पेशेंट को दे दो, तो एंटी हाइपोटेंसिव कुछ तो हाइपोटेंशन में जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाइपोटेंशन में जाकर पेशेंट क्या हमारा कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। तो हम इसका जो उसमें है, जब हमारी मोडालिसिस रहता है, तो हम पेशेंट की जो भी एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग खा रहा, जैसे कि पेशेंट का हमारा डायलिसिस होना, तो डायलिसिस होने से पहले उसको एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन नहीं देना है। ठीक है, ना कोई उसको एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है, जो जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कि जो साथ में जो भी मोलिक्यूल उसके ब्लड में है, तो वो क्या सारे को बाहर रिमूव कर लगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो हमारा 18 क्वेश्चन होगा वो हमारा डी। ठीक है दोस्तों, तो होपली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटकम ऑब्जर्व बाय द नर्स ड्यूरिंग द ड्रेन साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस शुड बी रिपोर्ट इमीडिएटली टू द फिजिशियन। कि नर्सिंग ऑफिसर क्या, पेशेंट को क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, हुआ है, तो होने के बाद क्या हुआ, पेशेंट को इमिडिएटली क्या चीज इन्फॉर्म करेगी नर्स फिजिशियन को, क्लियर येलो आउटपुट, क्लाउडी आउटपुट, पेशेंट कंप्लेन स्लाइटली क्रैम्प, एयर ड्रेन आउटपुट 50 लेस देन इंस्टॉल। ठीक है, 50 सीसी से कम होगा जो भी हमारे इंस्टॉल कर, जैसे कि हम उसको 1 लीटर करा, 1 लीटर में क्या इसको 950 ml आ गया बात, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे एकदम से। या पेशेंट को स्लाइटली क्रैम्प, क्रैम्प, तो जब हमारा प्रोटीन डायलिसिस थोड़ा बहुत क्रैम्प उसमें चलता है, वो सबसाइड हो जाता है हमारा, लगभग 102 वीक में सबसाइड हो जाता है, हल्का सा पेन भी होता है। क्लियर येलो आउटपुट, या थोड़ा सा येलो आउटपुट आ रहा, येलो आउटपुट जब आ सकता है जब हमारा क्या है, पेशेंट का ब्लेडर परफोरेट हो चुका है, ब्लेडर ब्लेडर परफोरेट हो चुका है, ब्लेडर परफोरेशन में। क्लाउडी आउटपुट, क्लाउडी मतलब क्लाउडी आउटपुट आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा, पेरिटोनाइटस को बता रहा है कि पेशेंट को पेराइटोनाइटस होगा। पेराइटोनाइटस क्या है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो ये हमें एकदम पेशेंट फिजिशियन को इन्फॉर्म करनी है कि पेशेंट को क्या है, जो हमें वाटर जो भी हमें डिस्टिलेंट डाल रहा था, वो क्या हमारा क्लाउडी है, तो हमें इसको क्लाउडी क्लाउडी आउटपुट को हमें फिजिशियन को एकदम इन्फॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 का वो हमारा आंसर हुआ बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस ड्यू टू हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या है, हेमोडायलिसिस में जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज्यादा, जैसे वो है ना, हमारा ब्लड निकलता है एक साइड से एक तरफ से जाता है,
तो उसमें क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मशीन से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या है, ब्लीडिंग होने की भी रिस्क रहती है। ठीक है दोस्तों। तो अलाउ द पेशेंट टू द ब्रीद नॉर्मली, कि पेशेंट को हम बोलेंगे आप सांस धीरे से लो, मतलब कि आप नॉर्मली लो। गिव डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, उसको बोलेंगे कि आप डी को, आप जो पोजीशन है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन लो। कॉल द डॉक्टर को, डॉक्टर को बता देंगे। ठीक है, या पैक द नोज विद वारफरीन गोज। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट क्या हमारा एपेंडिसाइटिस का है, तो हम डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे हम उसको, उसके नोज को पैराफिन गोज से हम पैक कर देंगे। क्योंकि जो पैराफिन गोज लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो जो है हमारी ब्लड जो कैपिलरी है उसको क्या कर देता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन वहां हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड है वो हमारा वहीं पर रुक जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें जिसको जैसे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको विटामिन के दे सकते हैं, विटामिन के भी दे सकते हैं, विटामिन के भी दे सकते हैं। और उसको देखते हैं फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं, फ्रोजन प्लाज्मा प्लाज्मा भी दे सकते हैं उसको। और इसमें जैसे कि थोड़े अपर लेवल पे हम क्या सकते हैं, कोटराइजेशन भी हम कर सकते हैं। तो उसमें जो मेनली हम करते हैं इसमें, जो एकदम सडनली हम जो करेंगे, इसमें क्या करना हमने, इसमें क्या करना है, उसको पैराफिन गोज से हमें उसको नोज की पैकिंग करनी है। ठीक है, तो ब्लीडिंग रोकने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्या करती है, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करती है। और साथ साथ में इसको हम जो पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन हम उसको कौन सी देंगे, तो पोजीशन इसको हम देंगे, हम सेमी फाउलर ये देंगे हम 45 एंगल की, हम 45 एंगल की वो पोजीशन देंगे। और साथ साथ में पेशेंट को बोल देंगे आप है ना माउथ से ब्रीद करो, क्योंकि नोज में क्या आपने आपने पैराफिन की गोज पैकिंग कर दिया तो वहां से नोज से वो रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा। तो उसको बोलना कि आप माउथ से आपको ब्रीद ले, इनहेल करे, एक्सहेल करे। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। होपली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ सकते हो। आपके एम्स वगैरह हुआ, यो भी केजीएम हुआ या नोट सेट हुआ, आपके इसी लेवल के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, कोई बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। वो भी आपका क्या घुमा के थोड़ा पीछे करके मोस्ट कॉमन पूछ लिया या लेस कॉमन पूछ लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से समझ लिया, जिस दिन आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझ लिया तो आपका सिलेक्शन रेशो भी वो दिन से समझ लिया बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कंसेप्ट के साथ पढ़े, ये नहीं कि आप ठाई बुक के आप रट्टा मार लिया। बुक रट्टा मारने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सिलेक्शन पर सिलेक्शन लेकर रहोगे। ठीक है दोस्तों। तो आप लग रहे हो कंटिन्यू पढ़ाई में और ध्यान से अपना पढ़ रहो। और इस हमारी क्लास को हमारे साथ बनने के लिए इस भारत मेडिकल नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ो। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, पढ़ो अच्छे से। ठीक है, जैसे कि आपका भी अपकमिंग एग्जाम जेएमएस वो 1 या 2 मंथ में आपका हो जाएगा। और साथ साथ ही आपको जो केजीएम ने वैकेंसी निकाल दी है 700 के अराउंड, तो उसका भी आपका एग्जाम होने वाला है। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।